हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज फिर स्वागत है चैनल में आप सभी लोगों का। जो क्रम हमारा मॉडल पेपर का चल रहा है वो आज भाषा से संबंधित अध्यापक भर्ती के लिए विशेष तौर से, और अन्य में भी जहाँ पे भी हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उन सभी एग्जाम्स के लिए ये मॉडल पेपर ज़रूरी है। और ये दूसरा मॉडल पेपर हम डालने जा रहे हैं जिसमें 40 क्वेश्चन हैं हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत के मिला के। तो पहले हम क्वेश्चंस को दिखा दे रहे हैं, और कितने क्वेश्चंस इनमें से आप सॉल्व करते हैं वो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो ये क्वेश्चंस हैं, 15 क्वेश्चंस हिंदी के हैं, और इसके बाद में ये इंग्लिश के क्वेश्चंस, दस क्वेश्चन इंग्लिश के हैं, और ये संस्कृत के क्वेश्चंस हैं। तो इस प्रकार से टोटल जो क्वेश्चंस हैं वो 40 क्वेश्चंस हैं जिनको हमें सॉल्व करके दिखाना है। और ये 40 क्वेश्चंस मैंने इसलिए दिखा दिए थे, तीनों विषयों के हैं जो भाषा से संबंधित अध्यापक भर्ती परीक्षा में क्वेश्चंस आने वाले हैं। भाषा में हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत तीनों को मिला के 40 क्वेश्चंस आएंगे। तो इनका जो मॉडल पेपर है हमारा, ये दूसरे नंबर का मॉडल पेपर है, और इसके बाद में और भी मॉडल पेपर बनाएंगे। तो उस चैनल को कृपया करके सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबा लिया करें, और जब आप वीडियो देखते हैं तो उसमें लाइक ज़रूर कर दिया करें अगर पसंद आता है वीडियो, और चैनल को सब्सक्राइब शेयर कर दें। चलो शुरू करते हैं, इनको किस प्रकार से हल करते हैं देखते हैं। और अगर अपने तरफ से आप करना चाहो सॉल्व तो पहले सॉल्व कर लीजिएगा, वीडियो को पॉज कर दीजिएगा, उसके बाद में आंसर अपने आप मिला लीजिएगा। तो यहाँ पे अत्याचार में उपसर्ग अति, तिल का ताड़ करना का, तुच्छ बात को महत्व देना, अनुगृहित शब्द का शुद्ध शब्द लिखना है, तो इसमें अनुगृहित ये वाला नीचे होगा रेड वाला। नेक्स्ट है काव्यों में कितने रस माने जाते हैं, रस की संख्या है वो काव्यों में कितनी मानी जाती है, 9। नेक्स्ट है तीन बेर खाती थी वे तीन बेर खाती हैं। देखिए बहुत अच्छा है ये उदाहरण। तीन बेर खाती थी मतलब 3 बार खाती थी, दिन में 3 बार, सुबह दोपहर शाम, और 3 बेर खाती हैं। अब 3 बेर खाती हैं मतलब 3 बेर, जो बेरी वाले होते हैं वो खा के रहती हैं। पहले 3 बेर खाती थी यानी 3 बार खाती थी, अब 3 बेर खाती हैं। कितना अंतर है, मतलब शब्द एक है, एक शब्द 2 बार आया है लेकिन दोनों में अर्थ इसका अलग है। तो अलंकार इसमें कौन सा होगा, श्लेष। नेक्स्ट है आस्था की चरण किसकी रचना है। जो आस्था की चरण नाम की रचना है वो किसकी है, डॉक्टर नगेंद्र की, डॉक्टर नगेंद्र। तो इस प्रकार से ये हिंदी के हमारे जो 15 क्वेश्चन थे वो सॉल्व हो गए हैं। तो उम्मीद है कि आपको पसंद आए होंगे ये 15 क्वेश्चन। इसके बाद में हम इंग्लिश के 10 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसके बाद में संस्कृत के 15 क्वेश्चन। फिर से एक बार मैं याद दिलाना चाहूँगा कि जो हमारे और भी अन्य भी टीचर संबंधित, पुलिस से संबंधित या लेखपाल अन्य जो भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनके जो मॉडल पेपर दिए गए हैं, मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक उनका दे दूंगा। तो आप आवश्यकता अनुसार जिस वीडियो को चाहें उसको आप देख सकते हैं, और उसे देखने के बाद में अगर आपको पसंद आए तो उसको लाइक ज़रूर कर दिया करें और कमेंट ज़रूर लिख दिया करें। चलो इंग्लिश देखते हैं। दो ही इज पुअर ही इज हैप्पी, तो इसमें खाली स्थान आपको फिल करना है, फिल इन द ब्लैंक करना है। तो दो, यद्यपि ही इज पुअर वह गरीब है, लेकिन ही हैज हैप्पी बट लेकिन प्रसन्न है। तो इस टाइप में क्या होता है, या तो आप यहाँ पे यट भर सकते हैं या फिर कॉमा लगा सकते हैं। नेक्स्ट है आई कैन नॉट रीड डॉट डॉट राइट। तो दो जब क्रियाएं हैं आपकी, मुख्य क्रियाएं दो हैं तो उनके बीच में और लग जाएगा। नेक्स्ट है दिस हाउस इज मेड डॉट डॉट ब्रिक्स, ईंटों का बना है, तो मेड ऑफ ब्रिक्स, इसमें क्या लगे, ब्रिक्स, ऑफ ब्रिक्स। फिर नेक्स्ट राइट द सिनोनियम ऑफ इंसॉल्वेंट, इंसॉल्वेंट का सिनोनियम यहाँ पे हमें देना है। तो इंसॉल्वेंट का सिनोनियम क्या होता है, सिनोनियम मतलब पहले हिंदी समझो, निर्धन या दिवालिया,
जो दिवालिया घोषित कर दिया जाता है, निर्धन हो जाता है, उसका पैसा पूरा पूरा चला जाए, तो वो इंसॉल्वेंट कहलाता है। तो इसका जो सिनोनियम है वो होता है इंडिजेंट। इंडिजेंट। नेक्स्ट है राइट द एंटोनियम ऑफ रीमिस। रीमिस, मिस मिस करना, कोई चीज छूट जाना, भूल जाना, और रीमिस मतलब दोबारा बहुत ज्यादा बड़ी गलती करना। तो इसका जो एंटोनियम है, एंटोनियम क्या होना चाहिए? एक्टिव। ये मिस करना का मतलब छूट जाना, भूल जाना, मतलब आप एक्टिव नहीं है तभी तो ये काम हो सकता है। तो इसका जो एंटोनियम होगा वो होगा एक्टिव। नेक्स्ट है राइट वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। वन हु कट्स इन स्टोन्स। वन हु कट्स इन स्टोन, जो पत्थरों को काटता है उसको क्या कहते हैं, ये लिखना इसमें। या पत्थरों को काट के कुछ बनाता है उसको क्या कहते हैं? मूर्तिकार। तो मूर्तिकार जो इंग्लिश में होता है वो क्या होता है? SCU स्क्यूप्टर। नेक्स्ट है कमांड ऑफ लैंग्वेज गिव्स ए फीलिंग ऑफ। कमांड्स ऑफ लैंग्वेज, चलो लैंग्वेज पे, भाषा पे आपका कमांड होता है, तो गिव्स ए फीलिंग ऑफ, किस चीज की फीलिंग देता है? फ्लुएंट की। फ्लुएंट ये होता है। एक बार फिर से याद दिलाना चाहूँगा कि जो हम वीडियो बना रहे हैं, कोशिश करके बहुत अच्छे क्वेश्चंस निकाल के ही बना रहे हैं। तो कृपया करके आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखा करें, और वीडियो को पूरा देखने के बाद में उसमें कमेंट में लिख जरूर दिया करें आपको वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा या लाइक भी एक दे दिया करें, और अच्छा ना लगे तो आप उसको डिसलाइक भी कर सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इंग्लिश का देखते हैं। राइट द रिसेप्टिव स्किल नेम। तो दो प्रकार की जो अंग्रेजी में स्किल्स होती है, रिस्पेक्टिव, रिसेप्टिव, नेक्स्ट एंड प्रोडक्टिव। तो उनमें से हमें जो बताना है वो रिसेप्टिव वाली बताना है। तो रिसेप्टिव जो स्किल होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं? स्किल नेम, दो प्रकार की स्किल्स होती हैं रिसेप्टिव में, और दो प्रकार की होती है प्रोडक्टिव में। तो देखते हैं इसकी क्या होती हैं। तो लिसनिंग और रीडिंग इसकी होती हैं। तो लिसनिंग और रीडिंग, जबकि प्रोडक्टिव में अलग होती हैं। नेक्स्ट है व्हेन लैंग्वेज आर लर्नड विदाउट एनी प्रैक्टिस इट इज कॉल्ड, इट इज कॉल्ड एज। फिर से देखते हैं व्हेन लैंग्वेज आर लर्नड विदाउट एनी प्रैक्टिस, बिना किसी प्रैक्टिस के याद कर ली जाए कोई भाषा, इट इज कॉल्ड एज, उसको क्या कहते हैं? उसका नाम हमें इसमें देना है। तो वो होता है एक्विजिशन, अर्जन करना, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं। तो इसकी यहाँ पे लिख दे रहे हैं ACQUISITION। एक्विजिशन, एक्विजिशन का मतलब होता है अर्जन करना, ये आई है। नेक्स्ट है एवरेज टीचर कैन यूज दिस मेथड इन कंट्री लाइक इंडिया। इंडिया में ज़्यादातर जो टीचर, एवरेज टीचर यूज करते हैं वो क्या है? विच मेथड आर वी टॉकिंग अबाउट। तो कौन से मेथड के बारे में हम बात कर रहे हैं जो ज़्यादातर टीचर एवरेज में उसी को यूज करते हैं? तो उसका नाम है इंसिडेंटल मेथड, आकस्मिक, इंसिडेंटल मेथड। तो इस प्रकार से ये इंग्लिश के जो 10 क्वेश्चंस थे वो सॉल्व हो गए हैं। नेक्स्ट है अब संस्कृत का। संस्कृत के मैंने 15 क्वेश्चंस निकाल के रखे हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो कृपया जो वीडियो है पूरा आप देखें, पूरे क्वेश्चंस को देखें, तो उससे आपको पूरी जानकारी मिले।
देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। छंद शास्त्र के प्रणेता किसे माना जाता है? जो छंद शास्त्र है उसका प्रणेता किसको माना जाता है? ये है पिंगल। पिंगल को छंद शास्त्र का प्रणेता माना जाता है। आगे, भाषा शब्द की उत्पत्ति किस धातु से हुई है? जो भाषा शब्द है उसकी उत्पत्ति किस धातु से हुई है? तो भाष धातु से, भाष। और नेक्स्ट है, लट लकार किस काल को व्यक्त करता है? लट लकार किस काल को व्यक्त करता है? ये वर्तमान काल को व्यक्त करता है। नेक्स्ट है 29 क्वेश्चन नंबर, पुष्पेशु में कौन सी विभक्ति है? जो पुष्पेशु शब्द है इसमें विभक्ति बतानी है, तो विभक्ति है आपकी सप्तमी, सप्तमी विभक्ति। नेक्स्ट है, गिद्ध को संस्कृत में क्या कहते हैं? जो गिद्ध है उसी संस्कृत में हम क्या कहते हैं वो लिखना है, संस्कृत लिखनी है यानी गिद्ध का। तो गिद्ध को संस्कृत में कहते हैं कौरवा, कौरवा ये शब्द होता है संस्कृत। फिर संति क्रियापद किस धातु से बना है? जो संति शब्द है वो किस धातु से बना हुआ है? तो अस धातु से बना हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट है, अध्यादेश में उपसर्ग का नाम बताओ। जो अध्यादेश शब्द का प्रयोग किया गया है इसमें कौन सा उपसर्ग लगा है उसका नाम लिखना है। तो अध्यादेश में है उपसर्ग अधि। मोहना चलती यानी कि मोहन चलता है। मैं क्रियापद छांटी, तो इसमें क्रिया क्या है? मोहन क्या कर रहा है? चलती, चलता है मोहन, तो इसकी क्रिया हो गई चलती। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, गंगोदकम का संधि विच्छेद क्या होगा? गंगोदकम जो लिखा हुआ है उसका संधि विच्छेद क्या होगा, इसमें ये पूछा गया है। तो इसका संधि विच्छेद होगा गंगा धन उदकम। तो जिस प्रकार से लिखा है उसी प्रकार से इसे दिखाना है, गंगा प्लस उदकम हो गया गंगोदकम। नेक्स्ट है, संस्कृत में कौन सा उपसर्ग है? जो संस्कृत शब्द है उसमें उपसर्ग बताना है, उपसर्ग कौन सा है? तो इसमें उपसर्ग है सम। नेक्स्ट है, संस्कृत भाषा का आधार क्या है? जो संस्कृत भाषा है उसका आधार क्या है? किसके आधार पे ये भाषा बनी हुई है? तो इसका आधार है व्याकरण। सॉरी, व्याकरण। ठीक। हाँ, एक बात और बताना चाहूँगा कि संस्कृत में बहुत ज़्यादा कुछ क्वेश्चंस बनने वाले नहीं हैं। किस किस चीज़ पे क्वेश्चन हो सकते हैं संस्कृत में वो हम आपको बताना चाहेंगे। जैसे संधि पे इसमें क्वेश्चन से ज़रूर मिलने की संभावना है पूरी पूरी, और समास पे क्वेश्चन मिलना संभव है, और आपकी धातु, धातु पे मिल सकता है क्वेश्चन, और विभक्ति पे क्वेश्चन मिल सकता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जो पॉइंट हैं इनसे क्वेश्चन आपको जरूर, मतलब 100% इनमें से क्वेश्चन मिलना ही मिलना है। अगर एक एक क्वेश्चन भी मिलता है तो 4 क्वेश्चन आपके यहाँ पे तैयार होते हैं, और ये दोनों में आपके हिंदी में भी काम आएंगे ये 2 चीज़ें, और कारक से भी मिल सकता है यहाँ पे क्वेश्चन। तो कारक से भी हिंदी बनेगी, संस्कृत भी बनेगी, तो इसको, इन चीज़ों को जरूर तैयार कर ले। आगे, पितरऊ शब्द का पद विग्रह कीजिए। जो पितरऊ शब्द लिखा है उसका पद विग्रह समास के तौर पर तोड़ के लिखना है। तो इसको जो कहते हैं हम समास, सॉरी, पितरऊ को जब 2 भाग में या पद विग्रह करेंगे पितरऊ का, तो हमारा निकल के आए माताचा पिताचा, माताचा और पिताचा, माता और पिता, इसका मतलब हुआ माता और पिता। नेक्स्ट है, अपादान कारक में विभक्ति बताओ। जो अपादान कारक है उसमें आपकी विभक्ति क्या है? तो इसमें विभक्ति होती है पंचमी, अपादान कारक में पंचमी विभक्ति होती है। नेक्स्ट, संस्कृत में वाच्य कितने होते हैं?
जो संस्कृत है उसमें वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? वो होते हैं 3 प्रकार के वाच्य, कर्त, कर्म और भाववाच्य। नेक्स्ट है, किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा कौन सा समास है जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं? तो वो आपका समास है द्वंद्व। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, जैसे माता और पिता। कौन सा समास है? यही समास है ना। तो इस प्रकार से ये 40 क्वेश्चंस जो हमारे दूसरे मॉडल पेपर के थे वो 40 क्वेश्चंस सॉल्व हो गए हैं। इसके साथ ही इस वीडियो को देखें, प्लस अगला वीडियो बहुत जल्दी मैं डालूंगा, इसी क्रम का होगा तीसरा वीडियो। और उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो ज़रूर इसको लाइक कर दें और कमेंट में ज़रूर लिखें कि आपको इससे कितने क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी हुई और कितने क्वेश्चंस आप सॉल्व कर पाए। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।